हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया पार्ट 14 चैप्टर 151। वैदिक को पता चला चित्रांत का सच। वैदिक जो सिया को साड़ी में देख खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाता है और अपने कदम सिया की ओर बढ़ा देता है। वैदिक सिया के पास पहुंचकर जैसे ही कुछ बोलने को होता है वैसे ही उसके कानों में सिया की आवाज पड़ती है। चित्रा ने सच कहा था, ये साड़ी हम पे बहुत खूबसूरत लगेगी और लग भी रही है। अच्छा हुआ उस दिन हमने चित्रा के कहने पर उसका लाया हुआ ये गिफ्ट ले लिया, वरना आज हमारे पास सच में कोई कपड़ा ही नहीं था पहनने के लिए और हमें मजबूरन वैदिक जी के लाए हुए कपड़े लेने पड़ते जिसे हम बिल्कुल भी छूना नहीं चाहते हैं। सिया खुद को मिरर में देखते हुए ये सब कहती है। सिया की बात सुनकर वैदिक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, साथ ही उसके माथे की नसें गुस्से से उभर आती है और वो अपनी धधकती लाल आंखों से सिया की साड़ी को घूर कर देख रहा था। जो साड़ी उसे अभी तक सिया के ऊपर अच्छी लग रही थी, अब वही साड़ी उसे सिया के ऊपर जहर लग रही थी, खासकर तब जब उसे पता चल चुका था कि ये साड़ी चित्रांग ने दी है। अब वो बस किसी तरह से उस साड़ी को सिया से अलग करना चाहता था। वैदिक कहता है, इस लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे रहते मेरी जान को गिफ्ट दिया और मुझे इस बारे में पता भी नहीं चला। मैं इस लड़के को जान से मार दूंगा, इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। इतना कह वो सिया को एक नज़र देखता है जो अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। उसे देखकर वो चुपचाप उसी तरह आके अपनी जगह पर बैठ जाता है और पास में पड़ा अपना लैपटॉप उठाकर उसमें कुछ करने लगता है। तभी उसकी लैपटॉप की स्क्रीन पर उसके रूम का कल रात वीडियोस दिखाने लगती हैं जिन्हें वो गौर से देख रहा था, लेकिन अपनी तिरछी नजरों से वो सिया को भी देख रहा था। वैदिक वीडियो बहुत ही फास्ट ट्रैक पर करके देख रहा था, तभी उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो वीडियोस वही रोक देता है और फिर बहुत ही आराम से देखने लगता है। वैदिक चित्रांत को इचिंग पाउडर बेड पर गिराते हुए साफ साफ देखता है, जिसे देखकर वैदिक की हाथों की मुट्ठी कस जाती है और उसकी आंखों में खून उतर आता है और उसके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। फिर वो सिया को देखने लगता है, तभी उसकी नज़र सिया की खुली कमर पर जाती है जो साड़ी में से साफ दिखाई दे रही थी। सिया अपनी मांग भर कर अपने लंबे बालों का जुड़ा बना लेती है, फिर आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर एक न्यूड लिपस्टिक लगाकर खुद को मिरर में देखती है तो उसे सब कुछ परफेक्ट लगता है। उसके बाद सिया वहां से मुड़कर रूम में से नीचे जाने के लिए अपने कदम डोर की ओर बढ़ा देती है। सिया को इस तरह से बाहर जाते हुए देखकर वैदिक की भावें सिकुड़ जाती हैं और वो तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है। सिया अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए ही थी कि तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जान। जिसे सुनकर सिया अपनी ही जगह रुक जाती है। उसके बाद वो अपनी नजरें वैदिक की ओर करती हैं तो वैदिक उसे अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपने पास आने का इशारा करता है, जिसे देख सिया बिना कुछ कहे अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देती है। सिया वैदिक के पास जाके उससे कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है लेकिन कहती कुछ भी नहीं है। वैदिक सिया को देखकर जैसे ही कुछ कहने को होता है वैसे ही एक बार फिर उसके रूम का डोर ओपन होता है, जिसे सुनकर दोनों ही डोर की दिशा में देखते हैं। डोर पर खड़े इंसान को देखकर वैदिक की आंखों में एक बार फिर से गुस्सा झलक आता है, लेकिन सिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर वैदिक डोर पर खड़े शख्स को, जो कोई और नहीं बल्कि चित्रांग था, उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। चित्रांग एक बार फिर बिना किसी से पूछे वैदिक के कमरे में आ पहुंचा था। चित्रांग वैदिक को इग्नोर करते हुए सीधा सिया के पास जाके खड़ा हो जाता है और उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। उसकी आंखों में सिया को इस साड़ी में देखकर एक चमक आ जाती है और वो सिया को अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। इतना कह वो झुककर सिया के माथे को चूम लेता है। चैप्टर 152 मुंह बोले भय और उसके चमचे। चित्रांग के ऐसा करने पर सिया बस मुस्कुरा देती है, बदले में कहती कुछ भी नहीं है। वैदिक, जिसे पहले से ही गुस्सा आ रहा था कि सिया ने जो पहना है साड़ी उसे इस लड़के ने दिया है, ऊपर से कल रात को इस लड़के ने उसके बेड पर इचिंग पाउडर फेंका और अब उसके ही सामने उसकी बीवी को चूम लिया, जिसे देखकर वैदिक की आंखें गुस्से से भर गई।
तभी उसके जहन में एक बार फिर से ईशा की बातें गूंज उठती है। वो सिया को तुमसे बहुत दूर लेके चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे ही ये ख्याल वैदिक के जहन में आता है तो वो अपने सामने खड़े चित्रांग को देखते हुए मन में कहता है, तुम कुछ भी कर लो, मेरी जान को मुझसे दूर नहीं कर पाओगे। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारा असली चेहरा जान को दिखा दूँ, जो तुम कल रात घटिया सी हरकत की। लेकिन अभी मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है, और जैसा मैंने सोचा है वो सच हुआ तो उस दिन तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन होगा। तुम जान को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। इतना कह वो चित्रांग के दोनों हाथों को घूरने लगता है, क्योंकि उसने अपन दोनों हाथों से सिया के लेफ्ट हैंड को पकड़ रखा था और बस एक तक उसे ही देखे जा रहा था। वही चित्रांग जो सिया को देख रहा था, लेकिन अपनी तिरछी नजरों से वैदिक को ऊपर से नीचे देखे जा रहा था, जैसे कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वो सुबह सुबह बस यही पता करने आया था कि इचिंग पाउडर ने अपना काम किया कि नहीं। लेकिन वैदिक के फेस और उसकी बॉडी को देखकर उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कुछ हुआ है। लेकिन इस वक्त अगर कुछ पता भी चल रहा था तो वो था जलन, जो उसके फेस पर साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर चित्रांग के होठों के कोने मुड़ जाते हैं। क्योंकि इस वक्त वैदिक को जलते हुए देखकर चित्रांग की आंखों में चमक आ जाती है और मन ही मन कहता है, जल्लाद जीजा पर उस पाउडर का असर हुआ है या नहीं ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन अभी मेरे सिस्टर के पास होने से उन्हें जलन तो बहुत हो रही है, वो न सही तो यही सही। उसके बाद वो वैदिक को और भी ज्यादा जलाने के लिए कहता है, सिस्टर आप मेरे साथ चलिए। जॉनी और पीटर जब आपको हमारी दी हुई साड़ी पर जोर देते हुए में देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर सिया कुछ कहती उसके पहले वैदिक जल्दी से आगे बढ़कर सिया के हाथ पर से चित्रांग के दोनों हाथों को झटक देता है। क्योंकि वैदिक के कानों में जैसे ही चित्रांग की आवाज पड़ती है, उसके जहन में भरा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। और क्योंकि उसकी जान को उसके सिवाय कोई भी ऐसे देखे उसे ये ग्वारा नहीं था यहाँ, तो फिर ये लड़का अपने दोस्तों के पास उसकी जान को ले जाने के लिए तैयार हो गया था, और वैदिक के रहते ये कैसे हो सकता था। वैदिक के ऐसा करने से चित्रांग एक कदम पीछे की ओर हो जाता है। सिया जैसे ही अपने हाथ बढ़ाती है चित्रांग को पकड़ने के लिए, ठीक वैसे ही वैदिक उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे से अपने बाहों में भर लेता है और बहुत ही धीमी सी आवाज में सिया को धमकी देते हुए उसके कान में कहता है, जान अगर तुमने जरा से भी आवाज की या यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस मुंह बोले भाई और उसके चमचे तीनों को इस मेंशन से फेंकवा दूंगा और कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। और अब मैं जो भी बोलूंगा उसमें तुम बस हाँ में हाँ मिलाती जाना। उसके बाद चित्रांग को देखते हुए वैदिक अपनी बेहद शर्द आवाज में कहता है, मेरी जान से दूर रहो, और तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि किसी भी कपल के रूम में जाने से पहले नॉक किया जाता है न जान, मैं सच कह रहा हूँ। इतना कह वो हल्का से सिया के कमर पर पिंच करता है, जैसे कह रहा हो मैंने अभी तुमसे क्या करने के लिए कहा था। सिया चित्रांग के अपनी कमर पर पिंच करने से अपनी सेंस में आती है और वैदिक की धमकी भरी बातों को याद कर मासूम सी सिया घबरा जाती है कि कहीं। चैप्टर 153 तुम खुद की जान खुद ही ले लो। वैदिक सच में चित्रांग, जॉनी और पीटर को इस मेंशन से निकाल ना दे। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनकी तो शॉप में भी आग लग गई है, अब उनके पास कोई जगह भी नहीं बची है। यही सब सोच के सिया जल्दी से कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं। चित्रांग सिया को वैदिक की हाँ में हाँ मिलाते हुए देखकर अपने मन में कहता है, जल्लाद जीजा ने जरूर कुछ ऐसा कहा अभी जो सिस्टर ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई है। कहते हुए वो एक नज़र वैदिक को देखकर सिया को देखता है, तभी उसकी नज़र सिया की गर्दन पर खरोचों के निशान पर पड़ती है, जिसे देख उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। सिया के गर्दन पर खरोचों के निशान देखकर चित्रांग को लगता है जरूर वैदिक ने उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया है, इसलिए वो अपनी आवाज सख्त करते हुए वैदिक को अपनी पैनी नजरों से देखते हुए सिया से सवाल करता है, सिस्टर आपके गर्दन पर ये निशान कैसे है? इन्हें देखकर लगता है जैसे ये नाखून से खरोचने के निशान है। आप मुझे बस एक बार उसका नाम बताइए जिसने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहते हुए चित्रांग अपनी आंखों से घूरकर वैदिक को देखता है, जो उसकी बात सुनकर उसे ही डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था।
चित्रांत की बात में गुस्सा महसूस कर सिया जल्दी से कहती है, चित्र आप गलत समझ रहे हैं और आपको किसी को जान से मारने की जरूरत नहीं है। चित्रांत सिया की बात को बीच में काटते हुए कहता है, सिस्टर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे सच सच बताएं आपको ये चोट कैसे आई। चित्रांत ऐसा इसलिए कह रहा था, उसे लग रहा था कहीं न कहीं ये चोट सिया को वैदिक की वजह से आई है। चित्रांत की बातों में अपने लिए चिंता देखकर सिया उसे देख हल्की सी स्माइल करते हुए बहुत ही आराम से कहती हैं, चित्र ये तो हमने खुद ही लगा ली, वो कल न रात को हम बेड पर सोए हुए थे और फिर अचानक से हमें बहुत तेज इचिंग होने लगी और जलन भी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, इसलिए हम खुद को खुजलाने लगे और इस वजह से हमने खुद को ही अपने नाखूनों से स्क्रैच लगा लिए। सिया की बात जैसे जैसे चित्र सुन रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे, जिसे वैदिक बहुत ही गौर से नोटिस कर रहा था और उसके बदलते हुए भावों को देखकर वैदिक अपनी डोमिनेटिंग वॉइस में कहता है, आई होप अब तुम्हें सारा सच पता चल गया होगा कि ये सब किसने किया है या किसकी वजह से हुआ है, तो मैं तुमसे आशा करूंगा कि तुम खुद की जान खुद ही ले लो। वैदिक की बात सुनकर सिया तुरंत कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, भला चित्र ऐसा क्यों करेंगे और वो अपनी जान क्यों लेंगे। सिया की बात सुनकर वैदिक सिया को पीछे से अपने बाहों और भी अच्छे से भरते हुए अपने दोनों हाथों को सिया के निकले हुए पेट पर रख लेता है, फिर उसके कंधे पर अपना चीन रखते हुए अपना फेस सामने कर चित्रांत को देखता है। जैसे ऐसा कर वो चित्रांत को बताना चाहता था कि सिया सिर्फ और सिर्फ उसकी है और उस पे सबसे पहले उसका हक है। और ये सब चित्रांत भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है कि वो ऐसा सिर्फ उसे दिखाने के लिए कर रहा है, जिस वजह से उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन चित्रांत कहता कुछ भी नहीं है। उसके बाद वैदिक डेविल स्माइल करते हुए चित्रांत के हाथों की बंधी हुई मुट्ठी को देख फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जान तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का मतलब ये था कि अभी अभी तुम्हारे इस मुंह बोले भाई ने कहा ना कि जिसने भी तुम्हें ये चोट पहुंचाई है वो उसकी जान ले लेगा, इसलिए मैं बस ये याद दिला रहा था कि वो अपनी बात से पलटे नहीं और अब वो पता करे कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुए और उसकी वजह तुम्हारा मुंह बोला भाई है। सिया कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है, हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही है। सिया की बात सुनकर वैदिक उसके बदले में कहता है, जान पता करके उसे सजा दे जिसके कारण ये सब हुआ है। इतना कह वो चित्रांत को देखता है और उसे एक स्माइल पास कर देता है। वैदिक की बात सुनकर चित्रांत उसे घूर कर देखता है और मन में कहता है, क्या इन्हें सब पता चल गया, ये सब मैंने किया है, लेकिन ये उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि वो वैदिक की बातों के पीछे छिपे मतलब को समझ चुका था कि उसे इस बारे में सब कुछ पता चल गया कि ये सब कुछ उसने ही किया है और इसलिए ही उसने इनडायरेक्ट अपनी बातें कही। लेकिन चित्रांत के मन में अभी एक और सवाल आ चुका था कि आखिर इस आदमी को उसके बारे में पता कैसे चला, उसने तो कोई सबूत नहीं छोड़ा था। वैदिक चित्रांत को खुद में खोया हुआ देखकर कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि वो झुककर सिया के कान में बहुत ही धीमी सी आवाज में कहता है, जिसे सिर्फ सिया ही सुन सके। चैप्टर 154 वैदिक की बेशर्मी। जानना शब्द पर जोर देते हुए, तुम बहुत ही बेवकूफ हो, इतना कहकर वैदिक उसके गाल पर प्यास से किस कर देता है। उसके ऐसा करते ही सिया सकपका जाती है और वो जल्दी से अपना चेहरा नीचे झुका देती है, क्योंकि उसे अब शर्म आने लगी थी। उसने सोचा ही नहीं था कि वैदिक चित्रांत के सामने उसके गालों पर किस कर देगा। चित्रांत वैदिक को घूरते हुए कहता है, आपको शर्म नहीं आती है, मेरे सामने ही आप मेरी सिस्टर को किस कर रहे हैं। जहां चित्रांत की बात सुनकर सिया के गाल और भी लाल हो गए थे, बस ये नहीं पता था कि वो शर्म से लाल हुए हैं या गुस्से से। लेकिन वही वैदिक कहता है, मैं अपनी बीबी को किस कर रहा हूं और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसे किस करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है, मैं उसे कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने किस कर सकता हूं। इतना कह वो सिया के होठों पर अपने होठ रखकर चित्रांत के सामने ही सिया को लिप किस करने लगता है। वैदिक के अचानक किस करने से सिया वैदिक को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन वैदिक उससे दूर नहीं होता है और किसी बेशर्म इंसान की तरह उसके होठों को चित्रांत के सामने ही चूमने लगता है।
वैदिक को सिया के होठों पर किस करते हुए देखकर चित्रांग सकपका जाता है और वो जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगता है। तभी उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ती है, जिसे देख उसकी भावें सिकुड़ जाती है और वो एकटक लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगता है। वैदिक सिया के होठों को कुछ ही पलों में छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही सिया जल्दी से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है, क्योंकि उसे अब चित्रांग को देखने में काफी शर्म आ रही थी और उसे वैदिक पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि वैदिक ऐसा भी कुछ कर सकता था। उसने तो उसे सिर्फ गुस्सा करते हुए ही देखा था। वैदिक सिया को इस तरह से अपना चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए देखकर उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं। फिर वो चित्रांग को देखता है, जो उनकी ओर नहीं देख रहा था, लेकिन उसके फेस पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। चित्रांग के गुस्से से भरे हुए चेहरे को देखकर वैदिक डेविल स्माइल करता है, जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए चित्रांग से कहता है, मेरी जान के मुंह बोले भाई। चित्रांग, जो एक तक लैपटॉप की स्क्रीन को बिना किसी इमोशन के गुस्से से देख रहा था, वैदिक की आवाज सुनकर उसकी आंखों में अपने गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से देखता है, जैसे कहना चाहता है अब क्या है। उसके भावों को समझते हुए वैदिक की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है और अपनी स्माइल को उसी तरह से बरकरार रखते हुए कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं तो पिद्दी से लड़के पहले जान मेरी बीवी बनी है, फिर तुम्हारी सिस्टर समझे मेरे बीवी के मुंह बोले भाई। वैदिक मुंह बोले भाई पर जोर देते हुए कहता है। फिर आगे कहता है, क्या तुम्हें अब शर्म नहीं आ रही है जो तुम अपनी सिस्टर और जीजा जी को किस करते हुए देख रहे हो, या फिर तुम उन्हें पूरा रोमांस करते हुए भी देखना चाहते हो। फिर बहुत ही बेशर्मी सा चित्रांग के कान के पास झुकते हुए उसके कान में कहता है, वैसे मुझे तुम्हारे सामने रोमांस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जान को होगी, इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो। इतना कह वो चित्रांग से दूर होकर अपनी एक आई विंक करता है। फिर वो सिया के फेस को अपने सीने से दूर कर उसके गालों को अपने हाथों में लेके फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। ये सब इतना जल्दी से हुआ कि सिया को कुछ समझ ही नहीं आता है और एक बार फिर वैदिक सिया को चित्रांग के सामने किस करने लगता है। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग, जो पहले ही गुस्से से उबल रहा था और फिर से उसे अपनी सिस्टर को किस करते हुए देखकर उसके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती है, बेशर्म इंसान, वो कैसे उसके सामने उसकी सिस्टर को किस कर सकता है। फिर वो अपनी लाल हो चुकी आंखों से घूर कर एक नजर उसे देखता है। फिर वो वैदिक के कमरे से गुस्से से तिलमिलाते हुए निकल जाता है और बहुत ही तेज आवाज के साथ डोर बंद करता है, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। डोर की तेज आवाज सुन वैदिक मुस्कुराते हुए सिया के होठों को अपने होठों के गिरफ्त से छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही सिया लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद की सांसों को काबू में करती है। जब उसकी सांसें नॉर्मल हो जाती हैं, तब वो अपनी नीली आंखों से वैदिक को घूर कर देखते हुए कहती है, आप इतने बेशर्म भी हैं, हमें नहीं पता था, आप अपनी तरह हमें भी समझ रखा है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें चित्र के सामने किस करने की। इतना कह वो वैदिक को घूरते हुए उसके सीने पर अपना लेफ्ट हैंड रख करके उसे धक्का देती है। वैदिक सिया के गुस्से से लाल चेहरे को देखता है, जो इस वक्त गुस्से में और भी चमक रहा था, और उसका मन उसे फिर से किस करने का करने लगता है। तभी सिया कहती है, अब हमें छोड़िए, हमें नीचे जाना है, आपकी वजह से आज हम पहली बार इतना लेट हुआ है, सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। सिया के नीचे जाने वाली बात सुनकर वैदिक सिया को घूर कर देखता है और कहता है, जान तुम ऐसे ही नीचे जा सकती हो, और तुमने ये क्या पहना हुआ है, इसमें से सब कुछ तो दिखाई ही दे रहा है। वैदिक की बात सुन सिया उसे घूरते हुए कहती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये साड़ी है और हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और इसे ऐसे ही पहनते हैं। वैदिक जल्दी से फ्लो में कहता है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी भी ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा, और लास्ट टाइम तुमने जो साड़ी पहनी थी वो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। वैदिक की बात सुनकर सिया की भावें सिकुड़ जाती हैं और वो उसे सवालिया नजरों से देखते हुए उससे सवाल करती है, अभी आपने क्या कहा और आपको कैसे पता हम क्या पहनते हैं क्या नहीं।
सिया का सवाल सुन वैदिक सकपका जाता है, अपनी कही हुई बातों को याद कर लेकिन अपने फेस पर आने नहीं देता है और तुरंत वैदिक अपनी सख्त और डरावनी आवाज में कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकती हूँ। शायद तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ। फिर सिया को डराते हुए कहता है, शायद तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ। सिया तुरंत कहती है, हम एक पल को पूरी दुनिया को भूला सकते हैं पर आपको हम मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं मिस्टर खुराना। सिया की बात को वैदिक पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसके हाथ को पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने ले आकर खड़ा कर देता है। चैप्टर 155 वैदिक का सिया को साड़ी पहनाना। सिया वैदिक को घूरते हुए कहती है, आपने शायद सुना नहीं मिस्टर खुराना, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें नीचे जाना है, ये नहीं कि हमें आपके साथ यहाँ आना है। सिया इससे ज्यादा कुछ और भी कहती उसके पहले ही वैदिक उससे कहता है, अब एक और शब्द जान तुम्हारे मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, फटाक से कहती है, वैसे भी आपसे बुरा कोई है भी नहीं है पूरी दुनिया में। इतना कह वो अपना मुंह बना लेती है जिससे वो और भी क्यूट लगने लगती है। सिया की बात सुन वैदिक उसे घूर कर देखता है लेकिन उसके क्यूट से एक्सप्रेशन को देख कुछ भी नहीं कह पाता है। उसके बाद वो सिया के आंखों पर अपने हाथ रख उसकी पलकों को बंद करते हुए कहता है, जब तक मैं न बोलूं जान तब तक तुम अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोल सकती हो। इतना कह वो अपना हाथ सिया के आंखों पर से हटा लेता है। फिर वो जल्दी से सिया की साड़ी को पकड़कर खींच देता है जिससे सिया की साड़ी एक पल में खुल जाती है। अब वो सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में ही थी उसके सामने। ऐसा करते ही सिया डरकर अपनी आंखें खोल देती है और अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढकते हुए तुरंत उससे सवाल करती है, ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी बात पूरी होते ही वैदिक उससे घूरते हुए कहता है, जान सच में तुम्हारे अंदर आजकल बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गई है जो तुम मेरी हर बात इग्नोर करने लगी हो। कहीं ये सब कुछ तुम्हारे उस सो कॉल्ड अभी अभी बने भाई की वजह से तो नहीं हो रहा है? वही तुम्हें मेरे पीठ पीछे तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है और तुम उसकी बातों में आपके मुझसे सवाल जवाब करने लगी हो। उसकी बात सुन सिया कहती है, सब आपके जैसे नहीं है कि वो दूसरों की बातों में आके किसी को भी नीचा दिखाने लगते हैं। उसकी बात सुनकर वैदिक अपनी गुस्से से भरी आवाज में कहता है, बहुत हुआ, अब एक शब्द और तुम्हारे मुंह से निकला तो। वैदिक अपने हाथ में पकड़ी हुई साड़ी की इशारा करते हुए, ये साड़ी देख रही हो न, इसे बालकनी से बाहर फेंक दूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी। फिर तुम इस तरह से किसी के सामने तो जाना नहीं चाहोगी और ना ही तुम मेरे लाए हुए कपड़े पहनना चाहोगी। इसलिए मैं जो कर रहा हूं वो मुझे करने दो, नहीं तो मैं इससे उठाकर फेंक दूंगा जो तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगी। आगे तुम समझदार हो जान, अब तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें समझ आ गया होगा। वैदिक की बात सुनकर सिया डर जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि वैदिक का मतलब क्या है। अगर अब उसने कुछ भी कहा तो वैदिक ने जो कहा है वो करने से पीछे नहीं हटेगा और वो ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती थी। इसलिए सिया बिल्कुल चुप होकर किस अच्छे आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया के ऊपर अपने बातों का असर होते हुए देखकर वैदिक हल्के से मुस्कुराते हुए मन में कहता है, जान तुम्हारी इसी मासूमियत ने तो हमें तुम्हारा दीवाना बनाया हुआ है। इतना कह वो सिया को फिर से साड़ी पहनाने लगता है। वो सिया को किसी प्रोफेशनल की तरह साड़ी पहना रहा था, जैसे साड़ी पहनना उसका रोज का काम हो। 10 मिनट बाद वैदिक सिया को साड़ी पहनाने के बाद बहुत ही ध्यान से ऊपर से लेके नीचे तक देखता है। जब उसे उस साड़ी में से सिया की कहीं से कोई भी अंग विजिबल होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है तो वो एक राहत की सांस लेता है, जैसे उसने ऐसा काम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि वैदिक ने सिया को फिर से साड़ी पहनाई थी और इस तरह से पहनाया था कि अब सिया की कमर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर वो सिया की पीठ को देखता है, उसके बाद वो सिया के बालों को खोल देता है जिससे उसके लंबे बाल पूरी पीठ को कवर कर लेते हैं, जिससे उसकी पीठ अब नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद वैदिक के होठों पर एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान आ जाती है। फिर वो सिया को मिरर के बिल्कुल सामने करते हुए सिया के कान में कहता है, जान तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, अब तुम नीचे जा सकती हो, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम अपनी आंखें खोलकर खुद को देख सकती हो।
उसकी बात सुनकर सिया खुनस के साथ मिरर में खुद को देखती है। खुद के अश्क को मिरर में देखते ही सिया का फेस एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि वैदिक ने उसे बहुत ही अच्छे से साड़ी पहनाई थी। शायद वैसे साड़ी सिया भी खुद से नहीं पहन सकती थी जैसे उसने उससे पहनाई थी। सिया वैदिक का तारीफ करना तो चाहती थी और उसे बताना भी चाहती थी कि उसे ये पसंद आया है, लेकिन सिया अपने जज्बातों को खुद के अंदर ही छुपा लेती है। सिया मिरर में खुद को देखने के बाद वैदिक की ओर देखती है और बिना किसी भाव के उससे पूछती है, क्या अब हम जा सकते हैं? सिया की बात सुन वैदिक अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देख सिया अब बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर अपना कदम बढ़ा देती है। उसे जाते हुए देखकर वैदिक खुद से कहता है, जान कहीं फिर से सीढ़ियों से न जाने लगे, मुझे देखना होगा। इतना कह वो भी सिया के पीछे चल देता है। वैदिक ने जैसा सोचा था सिया ने बिल्कुल वैसा ही किया था, वो सीढ़ियों से ही नीचे जाने लगी थी। वैदिक सिया को देखकर बस ना में अपना सर हिला देता है, जैसे कह रहा हो कुछ नहीं हो सकता है। फिर वो जल्दी से सिया के पास आ जाता है। सिया ने अभी 4 सीढ़ी ही क्रॉस किया था कि तभी वैदिक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके फेस को घूरते हुए कहता है, अब से तुम लिफ्ट का यूज करोगी, ये मेरा ऑर्डर है। इतना कह वो सिया को अपनी बाहों में लिए हुए ही लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। उसके जाते ही एक शख्स जल्दी से वैदिक के कमरे में इंटर करता है। कौन है वो जो वैदिक के कमरे में गया और क्या करने गया है? चैप्टर 156 सुमन जी की परेशानी। डाइनिंग एरिया में सभी लोग इस वक्त डाइनिंग एरिया में बैठे हुए नाश्ता करने के लिए और 3 से 4 मेड बारी बारी आके डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट किचन से लाके रख रही थी। रघुवेंद्र जी हमेशा की तरह हेड चेयर पर और उनके एक साइड सुमन जी और ईशा बैठी हुई थी और दूसरी ओर सार्थक और उसके बगल में दिशा बैठी हुई थी। दूसरी हेड चेयर पर वैदिक बैठा हुआ था और उसके एक साइड सिया भी बैठी हुई थी। सिया आज इतने महीनों में पहली बार सबके साथ नाश्ता करने बैठी हुई थी, या फिर यूं कहे कि वैदिक ने उसे जबरदस्ती अपने साथ बैठाया हुआ था। उसके जस्ट बगल में चित्रांत बैठा हुआ था, फिर उसके बाद जॉनी बैठा हुआ था और उसके बगल की एक चेयर खाली थी। वही वैदिक के दूसरी साइड पार्थ और वीर बैठे हुए थे। सुमन जी सिया को आज सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए देख बहुत खुश हो जाती है और वो उसी तरह चहकते हुए अपने बगल में बैठे हुए रघुवेंद्र जी से कहती है, सुनिए। उनकी बात सुनकर रघुवेंद्र जी उनके ओर देखते हुए बस एक शब्द कहते हैं, हम। जिसके बाद सुमन जी कहती है, हमें आज सबको एक साथ डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठा हुआ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं कोई सपना देख रही हूँ। सुमन जी की बात सुन रघुवेंद्र जी सुमन जी के हाथ को अपने हाथ में लेके उनसे बहुत ही प्यार से कहते हैं, आप कोई सपना नहीं देख रही हैं सुमन, आप जो देख रही है वो सच है। उनकी बात सुन सुमन जी बस अपना सर हाँ में हिलाते हुए आगे कहती है, बस अब हमारी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि हमारा सारा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहे और हमारे इस परिवार को किसी की नजर न लगे और ये हमेशा इसी तरह से बना रहे। सुमन जी की इमोशनली बातें सुनकर रघुवेंद्र जी कुछ शब्दों में जवाब देते हुए कहते हैं, आप सही कह रही है सुमन, लेकिन हमें अभी भी एक बात का डर लगा हुआ है। सुमन जी कहती है, किस बात का सुमन? रघुवेंद्र जी सुमन जी से पूछते हैं। कहीं वैदिक के मन में कुछ और तो नहीं न चल रहा है और वो फिर से सिया को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं न सोच रहे हैं? सुमन जी कहती हैं। उनकी बात सुनकर रघुवेंद्र जी अपनी नजर उठाकर वैदिक को देखते हैं, जो सिया के चेहरे को बहुत ही प्यार से देख रहा था और सिया उसे घूर रही थी। जिसे देखकर रघुवेंद्र जी सुमन जी से कहते हैं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा सुमन। वैदिक अब सिया कोई पहुंचना तो छोड़िए, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी बात सुनकर सुमन जी बस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपकी बात सच हो, हम भगवान जी से राधिका करेंगे। फिर मन में कहती है, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये ख्याल बार बार आ रहा है कि वैदिक ने अचानक से सिया को अपनी पत्नी कैसे मान लिया। वो तो सिया कल तक देखना भी पसंद नहीं करते थे और सिया को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। फिर ये सब अचानक क्या हुआ कि सिया को अपनी पत्नी मान लिए? ये सब तो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। सुमन जी को खोया हुआ देखकर रघुवेंद्र जी सुमन जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं, जिसे महसूस कर सुमन जी अपने ख्यालों से बाहर आ उन्हें देखते हुए कहती है,
क्या हुआ जी, आपको कुछ चाहिए? सुमन जी की बात सुनकर रघुवेंद्र जी सुमन जी से कहते हैं, ब्रेकफास्ट सर्व कराई, सब लोग आ चुके हैं और अपने दिमाग में आए सारे उलझनों को निकाल फेंकिए। बस आप हमारी बात मानिए, हमने कह दिया न, अब वैदिक सिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं तो नहीं पहुंचा सकते। उनकी बात सुनकर सुमन जी बस अपना सर हमें हिला देती है। इसी दौरान पीटर भी आके जॉनी की बगल में खाली पड़ी चेयर पर बैठ जाता है, जिसे देख जॉनी उससे इशारों में ही कुछ पूछता है, जिसके जवाब में पीटर बस थम्स अप का चिन्ह का इशारा करता है, जिसे देख जॉनी के होठों पर एक सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान आ जाती है, जिसे वो जल्दी ही छुपा लेता है। सुमन जी रघुवेंद्र जी के कहने पर आसपास अपनी नजरें दौड़ाते हुए अपनी सख्त आवाज में बुलाती है, नरगिस तुम कहाँ हो, जहां भी हो आके सबको ब्रेकफास्ट सर्व करो। इतना कह वो किचन की ओर देखने लगती हैं। लगभग 1 मिनट बीत जाता है, फिर भी नरगिस जब नहीं आती है तो सुमन जी उसे फिर से आवाज देती हैं, नरगिस जल्दी से आके सबको ब्रेकफास्ट सर्व कीजिए। इस बार भी उनके बुलाने पर जब नरगिस नहीं आती है तो सुमन जी उनसे कुछ ही दूर खड़ी एक मेड को देखती है, जिनकी उम्र लगभग उनकी उम्र उतनी ही थी, और वो सभी मेड्स और सर्वेंट की हेड थी, जिनका नाम शोभा था, जो कई सालों से इस मेंशन में काम बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रही थी। लेकिन सुमन जी उन्हें नौकरानी नहीं बल्कि अपनी फैमिली का एक मेंबर समझती है, और इसलिए ही घर के सभी लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें शोभा आंटी कहते हैं। सुमन जी जो सोच रही हैं, क्या वो सच होगा, क्या सच में वैदिक सिया को फिर से धोखा देगा, या फिर रघुवेंद्र जी ने जो कहा वो सच होगा। लेकिन रघुवेंद्र जी इतने कॉन्फिडेंस से के साथ ये बात क्यों कही कि वैदिक सिया को नुकसान पहुंचा तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। चैप्टर 157 शोभा जी की असलियत। सुमन जी शोभा को देखते हुए उनसे पूछती हैं, शोभा नरगिस कहाँ है, हम उन्हें कब से बुला रहे हैं, वो जवाब ही नहीं दे रही है। सुमन जी के सवालों का जवाब देते हुए शोभा जी कहती हैं, सुमन हमें नहीं पता वो इस वक्त कहाँ है, मैंने भी उसे बहुत टाइम से नहीं देखा है। अगर तुम्हें कोई काम है तो हमें बता दो, हम कर देते हैं। शोभा की बात सुनकर सुमन जी कहती है, नहीं शोभा, ज्यादा जरूरी काम नहीं है, हम तो उन्हें इसलिए बुला रहे थे ताकि वो सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर दे। लेकिन कोई बात नहीं है, वो यहाँ नहीं है तो हम खुद ही कर देते हैं, और हाँ तुम भी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपनी दवा खाओ। अगर हम तुम्हें अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहेंगे तो तुम हमेशा की तरह आज भी हमें मना ही कर दोगी, इसलिए अब तुम जल्दी से रूम में जाकर अपना नाश्ता करो और दवा खाओ। सुमन जी की बात सुनकर शोभा जी वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है हम जा रहे हैं। उन्हें जाते हुए देखकर सुमन जी मन में कहती है, एक वक्त वो था शोभा जब तुम हम सब के साथ बैठने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, और आज एक ऐसा वक्त है जो तुम हमारी बचपन की दोस्त होके भी अब हमारे साथ अजनबियों के जैसा बिहेव करती हो। सुमन जी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि शोभा और सुमन जी बचपन की दोस्त थी। सुमन जी हाई क्लास फैमिली से थी और वहीं शोभा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन एक समय पर इनकी दोस्ती के चर्चे बहुत हुआ करते थे, और जब दोनों बड़ी हुई तो दोनों की ही शादी हो गई, लेकिन उसके बाद भी उनकी दोस्ती खत्म नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन एक हादसे की वजह से शोभा जी के पति की मौत हो गई थी, और जैसे ही ये बात सुमन जी को पता चली वो बिना वक्त गंवाए उनके पास चली गई। शोभा जी के सास ससुर की डेथ पहले ही हो चुकी थी और अब उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। उनके पास अपना कहने के लिए बस उनकी एक बेटा और 2 बेटियां ही थी। बेटा ओजस और बेटियां सुरभि और मीठी थी। अपने पति के मौत के बाद शोभा जी डिप्रेशन में चली जाती है और उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है, जिसे सुमन जी देख नहीं पाती है, और वो अपने साथ उन्हें अपने घर लेके आती है और उनके बच्चों का ख्याल अपने बच्चे की तरह रखने लगती है और उनका भी ट्रीटमेंट कराने लगती है। वक्त ऐसे ही बीतता गया और 2 साल कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला, और इसी बीच शोभा भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो वो वहां से जाने की जिद करने लगी। तब सुमन जी ने उससे बहुत समझाया कि वो इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे अकेले संभालेगी और उन्हें लेके कहाँ भटकेगी। तब शोभा जी सुमन जी से कहती, हम कोई भी काम करेंगे और अपना और अपने बच्चों का गुजरा कर लेंगे, लेकिन अपने दोस्त के घर तो हमेशा के लिए नहीं न रह सकते हैं।
उनकी बात सुनकर सुमन जी कहती है, तुम हमारी दोस्त हो, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकती हो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कहीं काम करने की, तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चे ही हैं। लेकिन शोभा जी उनकी बात नहीं मानती है और वो अपनी बात पर टिकी रहती है। वो कहती है, हम ऐसे ही तुम्हारे घर फ्री में नहीं रह सकते हैं, हमारा स्वाभिमान हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। उनकी बात सुनकर सुमन जी उनसे कहती हैं, ठीक है, तुम्हें काम ही करना है ना, तो तुम हमारा काम करो, लेकिन तुम हमारे साथ ही रहोगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। शोभा जी आगे कहती है, तो बताओ हम तुम्हारा क्या काम करें, जब तक तुम हमें काम नहीं बताओगी तब तक हम यहाँ नहीं रुकेंगे। उनकी बात सुनकर सुमन जी अपने नाखून चबाने लगती है। बोलने के लिए तो उन्होंने बोल दिया था कि वो उसके लिए काम करे, लेकिन वो उसे क्या काम दे ये उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था और वो अपनी नजरें शोभा जी से चुराने लगती है। सुमन जी को नजरें चुराते हुए देखकर शोभा जी कहती है, हम जानते थे तूने हमें रोकने के लिए ऐसा कहा, जबकि तू भी ये अच्छे से जानती थी कि तेरे पास कोई ऐसा काम नहीं है जो तू मुझसे कराए। उनकी बात सुनकर सुमन जी हकलाते हुए कहती है, ना नहीं है, न का काम हम तुझे अभी बताते हैं। सुमन जी सोच ही रही थी कि वो शोभा को कौन सा ऐसा काम दे कि वो हमेशा के लिए उनके पास ही रुक जाए इसी मेंशन में। तभी एक मेड आके सुमन जी से कहती है, बड़ी मैडम निर्मला अपनी जॉब छोड़ के चली गई है, उसकी बेटे की शादी है इसलिए, और उसने जाते हुए ये कहा कि अब वो काम पर नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर सुमन जी की आंखों में चमक आ जाती है और वो उस मेड को जाने के लिए बोल के शोभा जी को देखते हुए कहती है, देखा मैंने सच कहा था, तेरे लिए मेरे पास काम है और तुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तू न उस निर्मला की जगह काम कर ले, वैसे भी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, अच्छा हुआ जो खुद ही चली गई, वरना मैं उसे जल्द ही निकालने वाली थी। देख शोभा, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुझे न यहाँ जितने भी मैड्स और सर्वेंट हैं न उनको उनका कम सीखना है, और कौन यहाँ के लायक है कौन नहीं ये तुझे डिसाइड करना है। अब तू कुछ भी नहीं सोचेगी, तुझे मेरी कसम है शोभा, और हमारी दोस्ती की भी कसम है, तुझे कम करना है तो तू यही काम कर ले, लेकिन तू इस मेंशन से नहीं जाएगी। उनकी बात सुनकर शोभा जी की आंखें नम हो जाती है और उस दिन से वो अपना काम बखूबी निभाती है और उस दिन से लेके आज तक वो यहीं पर ही रहती हैं। सुमन जी को ख्यालों में खोया हुआ देखकर रघुवेंद्र जी कहते हैं। चैप्टर 158 अनटाइटल्ड एक्टर। वैदिक अपनी जगह पर कंफ्यूजन में खड़े हुए अपने रूम को देख रहा था, जो पहले ही भी अच्छा लग रहा था। रूम को देख वैदिक मन में कहता है, कहीं जान ने तो अभी झूठ नहीं न बोला मुझसे। जैसे ही ये ख्याल वैदिक के मन में आता है, उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, नॉट बैड जान। तभी उसे क्लोजेट से सिया के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो भागकर क्लोजेट रूम में जाता है। क्लोजेट रूम के अंदर सिया जैसे ही आके अपने कपड़े लेने के लिए कबर्ड खोलती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने जितने भी उसके कपड़े थे सब बेतरबी से फैले हुए थे। सिया जैसे ही एक कपड़ा अपने हाथ में उठाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिया उसके बाद अपने एक एक करके सारे कपड़े देखती है और उन्हें देखते ही उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। वैदिक सिया की चीख सुनकर जब वहां आता है तो अपने सामने के नजारे को देखकर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि सिया ने अपने पास फर्श पर अपने सारे कपड़े फेंके हुए थे, जिसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया था और अब वो किसी भी हाल में पहनने के लायक नहीं बचे थे। सिया अपने सारे कपड़े फटे हुए देखती है तो उसकी आंखों में नमी तैर जाती है, क्योंकि उसके पास जितने भी कपड़े थे सब बहुत ही बुरी तरह से फटे हुए थे। सिया अपने कपड़ों को देखते हुए खुद से कहती है, ये कैसे हो गया, हमारे सारे कपड़े कैसे फट गए। सिया के इस बात को वैदिक ने भी सुन लिया था और उसे सुनते ही वो पल याद आने लगता है जब वो एक एक करके सिया के कपड़ों को फाड़ रहा था। फ्लैशबैक। कल जब सिया ने वैदिक के लाए हुए कपड़े पहनने से मना कर दिया था तो वैदिक ने खुद से कहा था कि वो सिया को अपने लाए हुए कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर देगा, और जब वो वहां से जाने लगा तो उसकी नज़र सिया के कबर्ड पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक गई और वो बिना देरी किए हुए ही
सिया के कबर्ड को खोल देता है और उसमें रखे हुए सिया के जितने भी कपड़े थे सबको बारी बारी से फाड़ देता है। और ये होते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो बिना देर किए सिया के सारे कपड़ों को बेतरतीब से उसमें रखकर उसे बंद करने को होता है कि तभी उसकी नज़र एक पैकेट पर जाती है जिसे देखकर वो उसे उठाने जाता है, फिर कुछ सोचकर उसे छोड़ देता है और अच्छे से कबर्ड बंद करते हुए कहता है, जान अब तुम्हारे पास मेरे लाए हुए कपड़ों को पहनने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फ्लैशबैक एंड वैदिक जो बीती बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में सिया के शिश्कने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो होश में आता है और अपनी हंसी को छुपाते हुए बिना भाव के अनजान बनते हुए सिया के पास जाकर उससे पूछता है, जान न शब्द पर जोर देते हुए, क्या हुआ तुम्हें और तुमने अपने कपड़े ऐसे फर्श पर क्यों फेंके हुए हैं। उसकी बात सुनकर सिया और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वैदिक की ओर देखते हुए अपनी मासूम सी आवाज में रोते हुए कहती है, मिस्टर खुराना, हमारे सारे कपड़ों को किसी ने फाड़ दिया। अब हमारे पास एक भी कपड़ा ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसे हम पहनकर नीचे जाए। कहते हुए वो रोने लगती है। उसकी बात सुनकर वैदिक अनजान बनते हुए कहता है, जान तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, किसी तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है तो ये कैसे हो सकता है। जान तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हो गए थे और तुमने उन्हें बहुत बार पहन भी लिया था, इसलिए वो खुद से ही फट गए होंगे। वैदिक बात सुनकर सिया वैदिक सी अपनी रोदरू आवाज में पूछती है, आप सच कह रहे हैं। जिसके जवाब में वैदिक भी अपना सर हाँ में हिला देता है जैसे वो सच बोल रहा हो। वैदिक की हाँ सुनकर मासूम सी सिया भी उसकी बातों को सच मान बैठती है और उसे भी यही लगने लगा कि सच में उसके कपड़े खुद ही फट गए होंगे। सिया फिर से अपने सारे फटे हुए कपड़ों को देखकर रोने लगती है। वैदिक उसे फिर से रोते हुए देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में कहता है, जान अब क्यों रो रही हो, क्या तुम चाहती हो हमारे बच्चे भी रोतडू पैदा हो, हर छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर दे। वैदिक की बात सुनकर सिया रोते हुए ही कहती है, नहीं, हम नहीं चाहते हैं हमारे बेटे रोते रहे हमेशा, लेकिन हम क्या करें, हमें रोना आ रहा है। वैदिक, और तुम्हें रोना क्यों आ रहा है। सिया, क्योंकि हमारे पास अब कपड़े नहीं बचे हैं और हम इस पिद्दी से बाथरोब में तो सबके सामने नहीं जा सकते हैं ना। वैदिक की आंखें गहरी हो जाती हैं सिया की बात सुनकर और वो अपनी सनक भरी आवाज में कहता है। चैप्टर 159 अपने ख्यालों में गुम चित्रांक। सुमन, आप किन ख्यालों में गुम है, जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व कीजिए। रघुवेंद्र जी की आवाज सुनकर सुमन जी होश में आती है और जल्दी से पास खड़ी एक मेड को इशारा करती है ब्रेकफास्ट सर्व करने का। तभी सिया अपनी चेयर पर से उठते हुए कहती है, आप सब रुकिए, हम जल्दी से सबको सर्व करते हैं। उसकी बात सुनकर सबकी नजर उस पर चली जाती है। सिया को अपने जगह से उठते हुए देखकर सुमन जी उसे प्यार से कहती हैं, सिया तुम अपनी जगह बैठो, हम मेड से कहते हैं अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से बस तुम हर रोज हमारे साथ इसी तरह से बैठकर खाया करो, हमें सबको बहुत अच्छा लगेगा। इतना कह वो उन मेड को देखती है जिसे उन्होंने इशारा किया था, जिसे देख दो मेड जल्दी से आके सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। कुछ देर में ही सबके प्लेट में सबका मनपसंद ब्रेकफास्ट था। उसके बाद सभी ने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया। वैदिक सबको ब्रेकफास्ट करने में बिजी देखकर वो जल्दी से सिया की प्लेट खींचकर अपने ओर करता है, जिसे देखकर सिया जल्दी से अपना सर उठाकर वैदिक को देखती है जैसे पूछ रही हो अब क्या हुआ। उसकी नजरों में उठे सवालों को देखकर वैदिक कहता है, धीरे से कहता है, जान तुम भूल गई, तुम अपने हाथों से नहीं खा पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें खिला देता हूँ। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, आप अपने खाने पर ध्यान दीजिए, हम खुद से खा सकते हैं। और रही बात इस चोट की, तो हमें न इसकी आदत हो चुकी है, पहले भी हमें इससे ज्यादा चोट लगती थी और इससे ज्यादा ही हमारे हाथ अक्सर जल जाया करते या किसी के साजिशों की वजह से जल जाया करते थे, तब भी हम अपने इन्हीं हाथों से खाया करते थे। हमें न उस वक्त किसी की जरूरत पड़ी और ना ही आज है। अब ये चोट तो हमें एक मामूली सी चोट लगती है। इतना कह वो अपनी प्लेट वैदिक के सामने से खींच लेती है।
सिया के बातों में छिपे तंज को महसूस कर वैदिक अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है। उसके बाद वो सिया देखता है जिसने उसे और उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और अपने बगल में बैठे चित्रांग को प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर वैदिक अब सिया को न देखकर बल्कि चित्रांग को घूरने लगता है, जो खुद में खोया हुआ अपने प्लेट को देखे जा रहा था। उसे देखकर वैदिक खुद से कहता है, मैं इस लड़के को जान से मार डालूंगा, इसी की वजह से जान मेरी हर बात का मुझे जवाब देने लगी है और मेरी कोई बात भी अब नहीं मानती है पहले की तरह। ये जब से आया है तब से जान मेरे खिलाफ जाने लगी है, जरूर इसी ने मेरे खिलाफ जान को भड़काया होगा, वरना जो लड़की मेरे एक बार घूर कर देखने पर अपनी जगह से हिल नहीं पाती थी, अब वो मुझे कुछ समझ ही नहीं रही है। चित्रांग जो खुद में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में सिया की आवाज पड़ती है, जो उसे किसी ख्यालों में खोया हुआ देखकर उससे कहती है, चित्र तुम्हें क्या हुआ है, तुम चुपचाप बैठे क्यों हो और तुमने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू क्यों नहीं किया। सिया की बात सुनकर सभी की नजर चित्रांग की ओर चली जाती है और सब उसे चुप देखकर उसे असमंजस से देखने लगते हैं और उसी में से एक जोड़ी आंखें ईशा की भी थी। सिया की बात सुनकर उसके भी हाथ रुक जाते हैं ब्रेकफास्ट करते करते और वो भी चित्रांग के जवाब का इंतजार करने लगती है और साथ ही उसे थोड़ा डर भी लगने लगता है। सिया की बात सुन चित्रांग अपने होश में आता है और वो सिया को देखते हुए कहता है, क्या हुआ सिस्टर। उसकी बात सुनकर इस बार सुमन जी उससे सवाल करती हैं, चित्र बेटे क्या हुआ, आपको ये सारी डिशेज पसंद नहीं आई क्या, जो आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप हमें जल्दी से बताएं, हम आपके लिए आपके पसंद का बनावा देंगे। वो क्या है न, दरअसल यहाँ न सबके मन का रोज बनता है, जो जिसे पसंद होता है वही बनता है। आप तीनों की पसंद के बारे में हमें नहीं पता था, इसलिए हमने अपने मन से आप तीनों के लिए ये डिश बनवा दिए है। उसके बाद वो जॉनी पीटर को देखते हुए कहती है, बेटा आप दोनों भी अभी जो आपको सर्व हुआ है उसे खा लीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो जो खाने में पसंद है हमें बता दीजिएगा, उसके बाद आप तीनों के लिए भी वही बनेगा। सुमन जी की बात सुनकर जॉनी और पीटर बस हमें अपना सर हिला देते हैं, लेकिन चित्रांग वो तो जैसे अभी भी किसी सोच में गुम सा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुमन जी की बातों को सुना ही न हो। चैप्टर 160 सिया का वैदिक को खाने के लिए सुनना। ईशा चित्रांग को देखते हुए खुद से कहती है, हमें पता है तुम क्या सोच रहे हो और ये भी जानते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है, आखिर हमने तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर दिया। सिया चित्रांग के हाथ को हिलाते हुए उसे आवाज देती है, चित्र। सिया के इस तरह से बुलाने पर चित्रांग इस बार अपने सोच से पूरी तरह से बाहर आ जाता है और फिर वो एक हल्की मुस्कान के साथ सिया को देखते हुए उससे सवाल करता है, क्या हुआ सिस्टर। चित्र तुम किन ख्यालों में गुम हो इतना कि तुम्हें हमारी और माँ की बात ही नहीं सुनी, सिया कहती है। चित्रांग जल्दी से कहता है, वो सिस्टर मैं ना कुछ सोच रहा था। ये कहते हुए उसकी नजर एकाएक ईशा पर चली जाती है, जो घबराए हुए फेस के साथ उसे ही देख रही थी। और जैसे ही चित्रांग की नजर ईशा से मिली, ईशा उसे अपने आंखों से ही रिक्वेस्ट करती है, जैसे कह रही हो, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन प्लीज किसी को मत बताना, इस बारे में तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ईशा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है चित्रांग सुबह वाले इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन चित्रांग असल में क्या सोच रहा था वो तो वही जानता था। ईशा के रिक्वेस्ट को समझकर चित्रांग बस अपनी पलकें झपका देता है, जैसे कह रहा हो तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। चित्रांग के इशारे को समझकर ईशा राहत की सांस लेती है। तुम क्या सोच रहे थे, क्या हम जान सकते हैं, चित्र सिया फिर से चित्रांग से सवाल करती है। सिस्टर मैं ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा था, फिर वो अपने मन में कहता है, अब आपको क्या बताऊं कि आपके पति के घर को आग लगने के बारे में सोच रहा था, अगर मैंने सच बता दिया न तो आप सदमे में चली जाएंगी, लेकिन मुझे आपको कुछ तो बताना पड़ेगा न, नहीं तो आप ऐसे ही एक के बाद एक सवाल करती रहेंगी खुद से। इतना कह चित्रांग एक बार अपना सर घुमा कर देखता है तो पाता है सबकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी, जैसे सभी लोग उसके जवाब के इंतजार में हो, जिसे देखकर चित्रांग फिर से सिया की ओर देखकर आगे कहता है,
सिस्टर, आज हम तीनों को एक कंपनी में इंटरव्यू देना जाना है, न तो उसी के बारे में सोच रहा था और कुछ भी नहीं। चित्रांक सिया से साफ साफ झूठ बोल देता है। जॉनी और पीटर चित्रांक की बात सुनकर चित्रांक को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो उससे कह रहे हो, हमें क्यों नहीं पता इस बारे में और हमें क्यों इंटरव्यू देना है? आपकी तो खुद की कंपनी है और हम दोनों तो खुद आपके लिए काम करते हैं मास्टर। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हमें पता है तुम तीनों ही सिलेक्ट हो जाओगे, सिया कहती है। जी सिस्टर, चित्रांक कहता है। हाँ बेटा, तुम इतना मत सोचो इस बारे में, तुम्हें जॉब जरूर मिल जाएगी, सुमन जी प्यार से चित्रांक को देखते हुए उससे कहती हैं। जी आंटी, चित्रांक कहता है। माँ, हम आपको बाद में बता देंगे इन तीनों को खाने में क्या पसंद है और आप इस बात के लिए परेशान मत होइए। फिर सिया वैदिक को सुनाने वाले लहजे में कहती हैं, वैसे भी हमारे भाइयों को भाइयों शब्द पर जोर देते हुए वो हर एक खाना अच्छा लगता है जो भी उन्हें प्यार से सर्व कर दिया जाए और वो उसे खा लेते हैं, ना कि दूसरों की तरह है खाने का अपमान करे। और उन्हें जो चाहिए होता है वही ही चाहिए। हमारे भाइयों को बस खाने के अच्छे टेस्ट से मतलब है, न कि दूसरों की तरह बेस्वाद से खाने जिसे सिर्फ वही खा सकते हैं और उनके सिवा कोई भी नहीं। अगर उन्हें उनकी पसंद का भी खाना ना मिले तो भी वो खाना चुपचाप खा लेते, ना कि फेंक देते हैं। सिया की बात सुनकर सुमन जी मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, सिया कहती है। वैदिक सिया की बातों के पीछे का मतलब बखूबी समझ रहा था और वो उसी तरह चित्रांक को घूरते हुए कहता है, आखिर तुम में ऐसा है क्या जो जान मुझे सामने से तो सुनाने लगी थी और अब मुझ पे तंज भी कसने लगी है? किसी को समझ में आए या ना, लेकिन मुझे सब कुछ समझ आ रहा है जान। रघुवेंद्र जी अपने सामने दूसरी हेड चेयर पर बैठे वैदिक को देखते हैं, जो चित्रांक को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो और उससे उसकी कीमती चीज चुरा रहा हो। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी। ग्रिन। फिर वो एक स्माइल करते हुए खुद से कहते हैं, वैदिक खुराना को टक्कर देने के लिए ही तो वो आया है, अब मुझे बस ये देखना है तुम क्या करते हो मेरे बेटे, अपने ही साले से कैसे लड़ते हो जब खुद ही तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ न देके उसका साथ देगी। फिर अपना गला साफ करते हुए आगे कहते हैं, ठीक है अब बातें बाद में होगी, अब सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट खत्म करें तो पहले थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।